Hi friends, I welcome you back on Electricity Market in India, your one-stop destination for all your power queries. So आज एक बहुत ही important टॉपिक लेके आया हूं जो कई लोग पिछले 8 साल से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं स्मार्ट ग्रिड। तो आज हम जानेंगे कि स्मार्ट ग्रिड होता क्या है बेसिकली, और इस ये आने के बाद हमारा पावर सेक्टर इन होल कैसे बदल सकता है, और इससे एक आम आदमी को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इसको आज हम डिटेल्स में देखेंगे। स्मार्ट ग्रिड क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये कैसे काम करता है, ये आने से हमें क्या सुविधाएं होने वाली है भविष्य में, और इसकी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसके बैरियर्स भी हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आज तक इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, और कहाँ पे इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए, इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली मेरे वो दोस्त जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, या अपना करियर पावर सेक्टर में बनाना चाहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज स्मार्ट ग्रिड। सो स्मार्ट ग्रिड को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल ग्रिड कैसे काम करता है। जिन लोगों ने पावर मैनेजमेंट के मेरे वीडियोस देखे हैं पहले, या फिर हाउ थर्मल पावर प्लांट्स वर्क, या हाउ पावर शेड्यूलिंग टेक्स प्लेस, वो वीडियोस देखे, उनको ऑलरेडी पता है कि मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि डिस्कॉम कैसे काम करता है, पावर ग्रिड कैसे काम करता है। बट फिर भी मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आज आपको समझाता हूँ कि मेनली ग्रिड का काम क्या है। ग्रिड का काम है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, या सोलर हो, विंड हो, न्यूक्लियर हो, बायोगैस हो, उस ग्रिड, उस इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को इस थर्मल जनरेटिंग या पावर जनरेटिंग स्टेशन से उसको आपके घरों तक पहुंचाना। और वो एक हाईवे का काम करता है। जो ग्रिड होता है एक एक हाईवे की तरह है, जो पावर इलेक्ट्रॉन्स को इस जनरेटिंग स्टेशन के ट्रांसफॉर्मर से आपके घरों के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचा देता है। इसके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, पहले तो जो पावर जनरेट होती है उसको पहले स्टेप अप किया जाता है 11 स्ट्रोक 132 केवी या 220 केवी या 440 केवी के ट्रांसमिशन लाइंस पे। एंड उसके बाद उनको एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक रीजन से दूसरे रीजन में हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और वो पावर जब हम लेने वाले होते हैं, जो लोड होता है वहां पे जब पहुंचता है, तो उसको हम फिर स्टेप डाउन करते हैं, मतलब 132 केवी या 220 केवी से वापस उसको 11 केवी 33 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि आइदर रेसिडेंशियल कस्टमर हो, या इंडस्ट्रियल कस्टमर हो, या कमर्शियल कस्टमर हो। ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। आज तक जो इंडिया का ग्रिड है वो बहुत ही पुराना ग्रिड है। इट्स ए 100 years ओल्ड ग्रिड। हालांकि कई जगहों में बहुत मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, बट अभी भी ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। मैं इसको क्यों वन वे कम्युनिकेशन बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो ग्रिड होता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आज के दिन में आपके घर की एग्जैक्ट लोड कितनी है। आपने एसी ऑन किया, एसी ऑफ किया, आपने फ्रिज ऑन किया, फ्रिज ऑफ किया, या हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री का खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन बंद हुआ, इससे इस थर्मल पावर प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं जो पावर जनरेट कर रहा हूं वो एंड में कहां यूज हो रहा है, और वहां पे वो कितना यूज हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि कई बार जो पावर जनरेट होती है वो कई बार एक्सेस हो जाती है, या कई बार जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे उतनी जनरेशन नहीं होती, तो मेरी पावर जनरेशन डेफिसिट रह जाती है। तो ये जो बैलेंसिंग का काम है कि जितना जनरेशन होना है और कितना सप्लाई होना है, ये स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर या नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, जिनको हम एसएलडीसी या आरएलडीसी या एनएलडीसी बोलते हैं, उनका काम है इसको बैलेंस करना, कि जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो। बट बिकॉज ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता है। होना तो ये चाहिए कि जब मेरी डिमांड यहां पे बढ़े तो मेरा जनरेशन बढ़ जाए, और जब डिमांड कम हो जाए उतना ही मेरा जनरेशन कम हो जाए। हालांकि हमारा जो पावर मार्केट है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है पिछले 20 सालों में। अब हम रियल टाइम मार्केट्स में भी आ गए हैं, जिसमें हर अगले 30 मिनट का हम आज से शेड्यूलिंग कर लेते हैं। हम एक दिन पहले का लोड अभी से शेड्यूल कर लेते हैं डे हेड मार्केट में। बट अभी भी उतनी सॉफिस्टिकेशन नहीं आई है कि हम अपने पूरे सिस्टम को इतना रोबस्ट बना पाए कि मेरी डिमांड के साथ मेरा जनरेशन वैरी करे। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस ग्रिड नेटवर्क का, वो ये है
कि जो हमारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हों या सोलर पार्क्स हों, वो एक सेंट्रलाइज्ड एरियाज में है। मतलब वो हो सकता है जो सोलर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम राजस्थान में आ रहे हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में वो मोस्टली झारखंड या ईस्टर्न पार्ट के पास है, बिकॉज वहां पे कोयला है। सो ऐसा नहीं है कि मेरी फुल रिक्वायरमेंट सपोज साउथ से आ रही है, तमिलनाडु से आ रही है, केरला से आ रही है, तो मेरी जो पावर है उसको मुझे ट्रांसमिट करना पड़ता है नॉर्दर्न रीजन या ईस्टर्न रीजन से साउथ की तरफ। इससे मेरे ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसको अगर मैं इजी भाषा में समझाऊं तो अगर 100 मेगावाट मेरे राजस्थान से निकलता है तो वो तमिलनाडु पहुंचते पहुंचते 80 मेगावाट ही रह जाता है। तो ये जो 20 मेगावाट है बीच से गायब हो जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इससे आपका और मेरा बिजली का बिल भी बढ़ता है और स्टेट के टोटल इनकम के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है, बिकॉज लॉसेस आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो वेपराइज हो जाती है, ये किसी के पॉकेट में नहीं जाती। ये ना तो स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि कस्टमर को बेनिफिट देती है। तो ये जो दो चीजें हैं, एक तो लोड इम्बैलेंस और दूसरा ये लॉसेस, इन दोनों को हम दूर कर सकते हैं थ्रू ए मेथड विच इज कॉल्ड स्मार्ट ग्रिड, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्मार्ट ग्रिड, आई विल थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा ये समझाने के लिए कि इंडिया का जनरेशन सोर्स क्या है और इसका एक इंपॉर्टेंस है इन स्मार्ट ग्रिड, उसको पहले समझते हैं। तो इंडिया में आज के दिन में ना 360 गीगावाट मतलब 3,60,000 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ऑलरेडी इतना प्रोजेक्ट्स लगा हुआ है, ठीक है। सो उसमें 63% जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कोयले से चलते हैं या फिर गैस या ऑयल से चलते हैं। 22% सोलर एंड विंड से चलते हैं, 13% हाइड्रो से चलते हैं, 2% न्यूक्लियर है। तो इसमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है थर्मल पावर प्लांट का, वो ये होता है कि वो पूरे दिन में मतलब रात के 12 बजे से 24 घंटे तक कांस्टेंट लोड पे चल सकता है। मतलब अगर मैंने सेट पॉइंट कर दिया 100 मेगावाट एक 100 मेगावाट के प्लांट का, तो वो एग्जैक्टली 100 मेगावाट पे चलेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर, बिकॉज उसमें गवर्निंग सिस्टम होता है उन पावर प्लांट्स में। जो हाइड्रो होता है वो भी मोटा मोटी जो स्टोरेज वाले हाइड्रो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम सेट पॉइंट पे चलते हैं। बट जो रन ऑफ रिवर होता है जिसमें कोई स्टोरेज नहीं होता, मतलब नदी बहती है तो तब पावर जनरेट होता है, तो उसका ना जनरेशन ऐसे ऐसे होता है, मतलब पानी आएगा तब वो चलेगा वरना गिर जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एकदम सेट पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल होता है, जो सोलर होता है, वो ऐसे कर्व पे चलता है। मतलब सुबह 12 बजे के करीब तो पूरे लोड पे चलेगा, उसके बाद वो शाम होते होते, इनफैक्ट वो शाम ऐसे चलता है, शाम होते होते बंद हो जाएगा, रात के टाइम तो वो है ही नहीं। जो विंड होता है वो भी सारा दिन ऐसे ऐसे वेरी करता है, जब हवा चलेगी तो चलेगी। तो जो सप्लाई है जनरेशन की इन 360 गीगावाट में, वो ऐसा नहीं है कि वो सारा टाइम 360 गीगावाट पे चल सकता है। वो दिन के टाइम में बढ़ जाता है जब सोलर और विंड थोड़ा सा बढ़ता है, और शाम रात के टाइम में ये पूरा पोर्शन अनअवेलेबल हो जाता है ऑलमोस्ट। और हम लोग डिपेंड करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स पे, न्यूक्लियर पे एंड हाइड्रो पे। सो इसका एक इंपैक्ट है जो मैं आगे बताऊंगा। सेकेंडली एक नजर हम इस पे भी डाल देते हैं आज के दिन में डिमांड सप्लाई पोजीशन क्या है इंडिया की। तो इंडिया में आज के दिन में जो पीक डिमांड रहती है वो अराउंड 170-180 गीगावाट की रहती है ऑल द टाइम, और वो मीट हो जाती है मोर एंड लेस। हम लोग सरप्लस हैं पावर में, अभी डेफिसिट नहीं है। ये 2019 का नंबर है, 2020 तक हम लोग ऑलमोस्ट जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हम उतनी पूरी कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं मिलियन यूनिट्स की टर्म्स में बात करूं तो जो डेफिसिट है वो बहुत कम हो गया है। जो आज से 10 साल पहले 10% का डेफिसिट रहता था जनरेशन और सप्लाई में, वो गिरते गिरते अब 0.6% पे आ गया है। सो मोर एंड लेस जो हमारी कंट्री है उसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑलमोस्ट मैच करती है। सो अब स्मार्ट ग्रिड जाने से पहले एक बार देखते हो कि प्रेजेंट ग्रिड सिस्टम में इश्यूज क्या हैं। तो पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि इट्स ए वन वे कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन लॉसेस भी हो रहे हैं। अब एक नया प्रॉब्लम हमारे इंडियन ग्रिड में देखने को आया है, वो है कि कई लोग अपने घरों में सोलर रूफटॉप्स लगा रहे हैं, ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं जो कि चार्जिंग करेंगे, कहीं कहीं पे माइक्रो टर्बाइंस लग रहे हैं छोटे छोटे गाँव में एंड ऑल। तो जो आज के दिन में, आज से पहले सिर्फ कंज्यूमर था, जो पहले सिर्फ कंज्यूमर थी, जो इंडस्ट्री थी या जो रेसिडेंशियल था, कमर्शियल बिल्डिंग्स थी,
वो अब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों बन गए हैं, जिसको एक और टर्म्स बोलते हैं प्रोज्यूमर्स। दैट मीन्स वो कंज्यूम भी करते हैं और कभी कभी प्रोड्यूस भी करते हैं। सो अगर किसी ने घर पे छत पे रूफटॉप लगाया है तो वो लोग प्रोड्यूसर भी बन गए हैं कुछ देर के लिए। सो ये टू वे कम्युनिकेशन अब जरूरत होता गया है सिस्टम का। वन वे कम्युनिकेशन से अब काम नहीं चलने वाला। वन वे कम्युनिकेशन पहले क्या था कि जो फ्यूल प्लांट्स थे, न्यूक्लियर प्लांट्स थे, हाइड्रो प्लांट्स थे, सोलर पार्क्स थे, ये लोग सिर्फ जनरेट करते थे पावर, और ये लोग सिर्फ कंज्यूम करते थे, जो इंडस्ट्री एंड ये थे। बट अब ये लोग भी थोड़ा थोड़ा पावर जनरेट करने लग गए हैं। सो ये भी सिस्टम के साथ, नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने लग गए हैं। जैसे आपने देखा है कि कई स्टेट्स में नेट मीटरिंग सिस्टम आ गया है, और जिसमें आप अलाउ हैं, जब आप एक्सेस पावर जनरेट करेंगे तो आप डिस्कॉम को बेच सकते हैं। बिकॉज ऑफ द ग्रिड इन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, रोबस्टनेस नहीं है हमारे आज के दिन में इंडियन ग्रिड में, इसीलिए अब स्टेट्स क्या करती हैं कि वो कई जगहों पे नेट मीटरिंग बंद कर दे रही है, वो अलाउ नहीं कर रही है लोगों को जनरेट करने के लिए। देन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं वो भी इतने पुराने हैं कि वो ये जो हार्मोनिक्स हैं इसको संभाल नहीं पाते हैं, कि कब वो इस तरह से बने हैं कि उसमें पावर की फ्लो सिर्फ एक ही साइड हो, मतलब वो एक तरफ से आए और वो आप लोगों के घरों की तरफ जाए। बट अब क्या होने लगा है कि आप लोग जनरेट भी करने लग गए हो, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं इसमें हार्मोनिक्स आ रहे हैं कि इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है। दीज ट्रांसफॉर्मर्स आर नॉट स्मार्ट। दैट मीन्स ये लोग इस तरह के वेरिएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब जरूरत आ गई है कि हमारे ग्रिड को और थोड़ा नवीनीकरण किया जाए, और थोड़ा स्टैंडर्ड बनाया जाए, और थोड़ा मैच्योर्ड बनाया जाए। तो इसीलिए हमको स्मार्ट ग्रिड की जरूरत है। तो देखते हैं व्हाट। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड इज नॉट ओनली टू वे कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो एक दो तरफा कम्युनिकेशन ऑफ डेटा भी है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा। सो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो पहली चीज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पुराने ग्रिड सिस्टम में सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती थी। बट अब स्मार्ट ग्रिड में क्या होगा कि देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन किस टाइप का, कि सपोज ये जो एरिया है, मैं आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये वाला एरिया है लोड का, जो लोग कंज्यूम करते हैं, और ये वाला जो एरिया है जो लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में अब एक कम्युनिकेशन रहेगा कि सपोज अगर ये फैक्ट्री है, ये कितने बजे चालू हुई, उस टाइम में इसका नेचुरल लोड कितना है, किस तरह से वो लोड वेरी करता है विथ सीजन के साथ, बारिश के टाइम में कितना हो रहा है, गर्मी में कितना हो रहा है, ठंड में कितना चल रहा है, सुबह के शिफ्ट में कितनी पावर रिक्वायरमेंट है, शाम के शिफ्ट में कितना है, कितना लोड वेरी कर रहा है, उसका 24/7 कंटिन्यूअस डेटा जाता रहेगा थ्रू इंटरनेट वे ऑफ सिस्टम। सिमिलरली अगर हम घर की बात करें या फिर सोसाइटीज की बात करें, तो वहां पे भी सेंसर्स लगे होंगे, स्मार्ट मीटर्स लगे होंगे, जो आपको कंटिन्यूअस बताएगा कि उस घर में कौन से इक्विपमेंट ऑन है, ऑफ है, उस घर का लोड कितना है, उस सोसाइटी का लोड कितना है। तो इसमें एक होम एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट है, HAN, इसको हैन बोलते हैं, या फिर आप इसको समझ सकते हैं एक वाइड एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं, वैन जिसको बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा विलेज, शहर, टाउन उसके अंदर आएगा, जिसमें सेंसर्स लगे होंगे हर एक इक्विपमेंट में, हर एक ट्रांसफॉर्मर में, जो आपको रियल टाइम में बताएगा कि वहां का लोड किस तरह वेरी हो रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसके दो तीन फायदे हैं। नंबर वन फायदा यह है कि दिन के टाइम में जो आपका जब सोलर और विंड और अदर रिन्यूएबल एसेट्स रहते हैं, स्पेशली जब सोलर दिन के टाइम रहता है, तो आप किसी भी स्टेट या शहर या नेशनल जो आप पावर एक्सचेंज में दिन का टैरिफ देख सकते हैं, वो ₹2.5 के करीब रहता है। बट शाम के टाइम में जब आपका लोड डिमांड बढ़ता है, उस टाइम में जो इंडिया की एवरेज पीकिंग रेट रहती है पावर की, वो अराउंड ₹4.5 से लेके ₹6 के बीच में रहती है। और फिर से जब रात का टाइम होता है तो ये रेट कम होकर ₹2.5 से ₹2 तक आ जाता है। अब ये रेट्स कब बदलते हैं इसका हमें पता नहीं चलता है, बिकॉज एज ए कंज्यूमर मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है उसमें सीधा सीधी लिखा रहता है कि सपोज ₹7 का बिल है, मैंने जब भी जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उससे मल्टीप्लाई करके मेरे को बिल भरना होता है। तो ये जो टाइम ऑफ द डे रेट का इंपैक्ट है वो रेसिडेंशियल कस्टमर्स को या कमर्शियल कस्टमर्स को नहीं पता चलता। बट जब आप स्मार्ट ग्रिड में आ जाएंगे तब क्या होगा कि रियल टाइम में आपका क्या रेट चल रहा है आपके एरिया में, एटलीस्ट नॉट ऑन नेशनल लेवल पे नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की क्या
रेट चल रही है वो आपको पता रहेगा, वो आपके स्मार्टफोन्स में आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे, और आप उसके हिसाब से अपने स्मार्ट होम अप्लायंसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं कि सपोज जिस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ₹2.5 है, उस टाइम ऑटोमेटिकली मेरे घर के वॉशिंग मशीन चालू हो जाएंगे, या फिर अगर मेरी फैक्ट्री है तो मेरे जो सबसे लोड वाले इक्विपमेंट हैं वो उस टाइम चालू हो जाएंगे जब बिजली का रेट सबसे कम है। या अगर मेरे को अपनी कार चार्ज करनी है तो मैं शाम के पीक टाइम में नहीं करूंगा जब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जबकि मैं इसको ओवरनाइट चार्ज कर लूंगा या फिर मॉर्निंग के टाइम चार्ज कर लूंगा, अर्ली मॉर्निंग, जब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सबसे कम है। और ये सब मैं मैनुअली नहीं करूंगा, मैं इसको एक ऑटोमेटेड तरीके से सेटअप करके रखूंगा ताकि सब कुछ ये अपने आप अपने को बैलेंस करने लगे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम। मतलब जब भी लोड कहाँ पे कम हो रहा है वो अपने आप पावर प्लांट्स के लोड को बढ़ा, जनरेशन को बढ़ा देगी, और जैसे ही उसको लगेगा कि यहाँ पे लोड अब कम हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो गई है, यहाँ पे अचानक यहाँ पे ठंड हो गई है तो एसीज बंद हो गए हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली पावर प्लांट के लोड को कम कर देगी। आज के दिन में क्या होता है, ये एक मैनुअल सिस्टम है। आज के दिन में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर या रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर या नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इस चीज को डे हेड, मतलब एक दिन पहले चेक करते हैं कि मेरे शहर या मेरे राज्य में कितना लोड रहने वाला है, उसके हिसाब से पावर को शेड्यूलिंग कर लेते हैं, और इसका रिवीजन इतना आसान नहीं होता है। बट स्मार्ट ग्रिड आने के बाद ये सारा चीज रियल टाइम पे होगा। हालांकि अभी रियल टाइम मार्केट भी पावर एक्सचेंज में आ गया है, बट वो उसमें उतना ज्यादा वॉल्यूम और लिक्विडिटी नहीं है जो स्मार्ट ग्रिड आने के बाद आने को आपके सिस्टम में आ जाएगी। सो दिस इज बेसिकली स्मार्ट ग्रिड, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जिसके बेसिस पे पावर फ्लो रेगुलेट होगा। सो अगर मैं मोटा मोटा दोनों के बीच में डिफरेंस करता हूं तो जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, जबकि जो आपका स्मार्ट ग्रिड होगा वो टोटली डिजिटल होगा। एग्जिस्टिंग ग्रिड वन वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। एग्जिस्टिंग ग्रिड सेंट्रलाइज जनरेशन पे जोर देता है, जबकि स्मार्ट ग्रिड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन पे होगा, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। देन आज के दिन में सेंसर्स बहुत कम लगे हैं, स्मार्ट ग्रिड में कंटिन्यूअस सेंसर्स लगेंगे हर जगह पे, एक घर से लेके इंडस्ट्री से लेके ट्रांसफार्मर से लेके ट्रांसमिशन लाइन से लेके एवरीवेयर। आज के दिन में मैनुअल मॉनिटरिंग होती है, स्मार्ट ग्रिड सेल्फ मॉनिटरिंग के बेसिस पे रहेगा, सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लगेंगे। आज के दिन में मैनुअल रेस्टोरेशन ऑफ फॉल्ट होता है, स्मार्ट ग्रिड सेल्फ हीलिंग पे रेगुलेट करता है अपने आप को। फेलियर्स एंड ब्लैकआउट्स आज के दिन में अगर एग्जिस्टिंग ग्रिड में होते हैं तो काफी बड़ा एरिया उससे प्रभावित हो जाता है, बट स्मार्ट ग्रिड में एक एडेप्टिव एंड आइलैंडिंग सिस्टम रहेगा कि सपोज मेरा इतना बड़ा शहर है जिसमें मैंने स्मार्ट ग्रिड लगाया और इस एरिया में फॉल्ट है, तो ये अपने आप इस एरिया को आइलैंड कर लेगी और बाकी का जो एरिया है वहां पे बिजली जैसे थी वैसे ही बनी रहेगी। और आज के दिन में किसी भी कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं है एग्जिस्ट एक्सेप्ट फ्यू कुछ शहरों में जहां पे कस्टमर अपने पावर सप्लायर को चूज कर सकता है। बट स्मार्ट ग्रिड आने के बाद जो सिस्टम होगा इसमें जो कस्टमर है उसके पास काफी सारे चॉइस आ जाएंगे अपने पावर सप्लायर को चूज करने के लिए। जिन्होंने मेरा वो प्रेजेंटेशन वायर एंड सप्लाई सेग्रीगेशन का नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस प्रेजेंटेशन को जरूर देखिए, बिकॉज उसमें मैंने कैरेज एंड कंटेंट सेपरेशन को अच्छी तरह से समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि एक स्मार्ट ग्रिड में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहला रहेगा स्मार्ट मीटर, आपका होना बहुत जरूरी है। जो पुराने मीटर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद स्मार्ट मीटर्स। एक फेजर मेजरमेंट करके इक्विपमेंट रहेगा जो कि वाइड एरिया नेटवर्क पे सिस्टम को सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन में जिसको रखा जाएगा। देन एक सेंसर्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रहेगा जिसमें सारा डेटा एक इंटरनेट हाईवे के थ्रू फ्लो करेगा। एंड एक डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का कंसेप्ट है इसमें, जिसमें छोटे छोटे पावर प्लांट्स अपने छोटे छोटे शहरों, विलेजों या टाउन में आएंगे जो कि आपको उन एरियाज में पावर सप्लाई करेंगे। सो स्मार्ट मीटर इज बेसिकली ऐसा दिखता है जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है। ये रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल मीटर में। ट्रेडिशनल मीटर्स में सिर्फ वही दिखता था कि आपने कितना पावर कंज्यूम किया है, उसकी गिनती आती थी। बट स्मार्ट मीटर में आपको डिटेल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन रिकॉर्ड होता है, आपने दिन में किस टाइम में कितना पावर कंज्यूम किया है वो भी मॉनिटर करता है, टाइम ऑफ द डे। ये सारा डेटा ट्रांसफर भी करेगा टू सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन। पावर आउटेज का नोटिफिकेशन भी इस पे स्टोर रहेगा, प्लस ये पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी करेगा कि उस टाइम का वोल्टेज का पावर फैक्टर क्या था या फिर आपका फ्रीक्वेंसी कितना था उस टाइम में। ये सारा डेटा स्मार्ट मीटर में स्टोर रहेगा। कई शहरों में इंडिया में अब स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं और आगे चल के प्लान तो ये है कि पूरे इंडिया में सारे मीटर्स को स्मार्ट मीटर में बदलना है।
फेजर मेजरमेंट जैसे मैंने कहा था, ये बेसिकली सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन में रहे के साथ कम्युनिकेट करेगा एक छोटे से एरिया को, वाइड एरिया नेटवर्क को। ये एसी वेव फॉर्म्स को रखेगा, ये पावर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, और ये वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम बेसिकली रियल टाइम डेटा देता रहेगा। और ये सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन स्ट्रक्चर पे आधारित है, जिसको हम स्काडा बोलते हैं। और ये सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट करता रहेगा। तीसरा जो मेन इक्विपमेंट है वो है एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, एक हब बनाना, जिसमें सारे जगहों में सेंसर्स लगे होंगे, और वो सेंसर सारे डेटा को पिकअप करेंगे कि उस टाइम का टेम्परेचर क्या चल रहा है, ह्यूमिडिटी क्या चल रहा है, उस घर का लोड कितना चल रहा है, उस फैक्ट्री का लोड कितना चल रहा है, और ये कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करता रहेगा विद द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर। ये इसका इक्विपमेंट का खासियत क्या होना चाहिए कि इसका लो एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी ना ले। प्लस ये फास्ट स्टार्टअप टाइम होना चाहिए कि अगर कभी शटडाउन होता है तो तुरंत इसको वापस सर्विस में आना है। और ये मेश टेक्नोलॉजी नेटवर्क में बेस्ड है। जो लोग आईटी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मेश टेक्नोलॉजी या टोपोलॉजी किसे बोलते हैं। इस बेसिकली मकड़ी के जाले की तरह जो नेटवर्क रहता है उसको मेश टेक्नोलॉजी बोली जाती है। चौथा जो कंपोनेंट होगा, मैंने जैसे कहा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, तो इसमें हम स्मॉल स्केल रिन्यूएबल जनरेशंस को प्रोमोट करेंगे, जिसमें सोलर, विंड, फ्यूल सेल, बायोगैस, माइक्रो टर्बाइंस आते हैं। ये इसकी खासियत ये है कि ये आपके इसके करीब होंगे, जहां पे आपका लोड है उसके आसपास रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा शहर है जिसको मेरी लोड है, और मेरे शहर के पास एक खाली जमीन पड़ी है, तो मैं यहीं पे माइक्रो टर्बाइंस, सोलर पैनल्स या बायोगैस प्लांट्स लगाऊंगा, ताकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाए, इसमें कोई लॉसेज ना हो, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल जनरेशन होने से कितने लॉसेज होते हैं। और एक चीज इसका फायदा ये होगा कि इससे रिलायबिलिटी और बढ़ जाएगी, बिकॉज मेंटेनेंस और अपकीप रखना एक छोटे से सिस्टम को ज्यादा इजी है रेदर देन मेंटेनिंग ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ ग्रिड। अब बात करते हैं कि स्मार्ट ग्रिड का बेनिफिट क्या है। तो इतनी देर आप लोगों ने सुन के समझ लिया होगा कि इट्स अ वेरी हाई टेक सिस्टम, बहुत स्मार्ट सिस्टम है। इससे फायदा ही है अगर हम इंडिया में करेंगे तो। यस, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी टोटल सिस्टम की, लॉसेस कम हो जाएंगे, ओवरऑल आपका बिजली का बिल कम आएगा। स्मार्ट मीटरिंग आने से ये जो बिजली के लोग देखने आते हैं, रिकॉर्ड करने आते हैं मीटर का, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैन आवर लॉसेस कम हो जाएंगी। प्लस ये आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल सिस्टम है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से हमारे देश की संपदा को बचाएगा। कैसे? बिकॉज अगर आप रियल टाइम में अपने जनरेशन लॉसेस को कम कर लेते हैं, तो आपको अपने आप जो कोयला बर्न कर रहे हैं, ऑयल बर्न कर रहे हैं, गैस बर्न कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको और ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। देन आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क होने की वजह से अगर किसी भी एरिया में कहीं पे लोड शेडिंग हुआ है बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर, उसका इफेक्ट आज के दिन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। इसकी जरूरत नहीं होगी बिकॉज ये सब लोकलाइज्ड सेल्फ हीलिंग मॉडल पे बनेंगे। देन एनवायरमेंटल रिन्यूएबल जनरेशन को ज्यादा फोर्स, ज्यादा जोर दिया गया है इस पे। रिड्यूस डिमांड ऑन सेंट्रलाइज जनरेशन फैसिलिटी, जो बड़े बड़े हम सोलर पार्क बना रहे हैं 10,000 मेगावाट के, या फिर ये बड़े वाले जो हम अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स बनाते हैं 8,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स, इनकी अब और जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम टोटली स्मार्ट ग्रिड की तरफ स्विच कर। बट अब इनके होने में कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे सबसे बड़ा है रेगुलेशन। इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इतने ज्यादा रेगुलेशन है इसमें कि इसको समझने में ही पहले तो आपको टाइम लग जाएगा, और इनको इंप्लीमेंट करने में और भी ज्यादा इशू आ जाता है। तो ये सारी रेगुलेटरी इनइक्वालिटीज को हटाने में बहुत टाइम जाएगा, बिकॉज स्मार्ट ग्रिड एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि अभी तक डिफाइंड नहीं है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, या फिर आपके जो अभी तक जो बाइलॉज या पॉलिसीज बनी है। पहले ही हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज एक तरफ तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो कि सेंट्रल लॉ एंड पॉलिसीज बनाता है, और ऊपर से हर स्टेट की अपनी अपनी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, और वो चाहे तो सीईआरसी को फॉलो करते हैं, अदरवाइज वो अपने खुद पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये जो हैंड शेकिंग है वो पहले से ही काफी बिगड़ा हुआ है। अब आगे चल के अगर हम स्मार्ट ग्रिड कंसेप्ट में जाएंगे तो ये थोड़ा सा लोकलाइज्ड कंसेप्ट है, जो कि नेशनल लेवल से अलग है। सो इसके नए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे और इसके नए बाईलॉज बनाने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक बैरियर है जो आगे चल के आ सकता है। देन सेकंड इशू इज टेक्नोलॉजिकल इशू। अभी तक हमारे काफी एरियाज हैं, कुछ सालों पहले तक तो काफी ऐसी जगह थी जहां पे बिजली ही नहीं पहुंची थी, बट अब एटलीस्ट सारे गांव तक हमारे वहां पे बिजली पहुंच चुकी है हमारे देश में।
अब जहाँ पे अभी सिर्फ बिजली पहुंची है वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाना और फिर एक्सपेक्ट करना कि वो लोग स्मार्ट होम्स बनाएंगे, स्मार्ट स्मार्ट इक्विपमेंट्स लगाएंगे अपने घरों में, ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट अगले 10 साल तक तो नहीं है। सो टेक्नोलॉजिकल इशू बहुत बड़ा फैक्टर है। देन लार्ज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लग जाएगा अगर आप स्मार्ट ग्रिड की तरफ जाएंगे। अभी तक ऑलरेडी जो एस्टिमेटेड है कि अराउंड 1800 करोड़ एक छोटे से टाउन साइज या फिर एक छोटे से शहर में स्मार्ट ग्रिड को लगाने का खर्चा है। अगर आप ओवरऑल सारे इक्विपमेंट्स चेंज करेंगे, आपको सारे इक्विपमेंट्स चेंज करने भी पड़ेंगे, बिकॉज आज के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने ज़्यादा टू वे कम्युनिकेशन ऑफ पावर फ्लो को हैंडल करने के लिए नहीं बने हैं, वो वन वे फ्लो ऑफ पावर के लिए ही बने हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं नेट मीटरिंग की वजह से कई कई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इश्यूज आए हैं। तो आगे चल के अगर हम स्मार्ट ग्रिड का सपना देखते हैं तो हमें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, कैपेक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। सो करंट इंप्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है? तो नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन अप्रूव हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पावर से 27 मार्च 2015 में, और इन्होंने 14 स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया में लॉन्च किए हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स। सो वो अभी दे आर इन द इनिशियल फेज, अभी तक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं कि वो छोटा छोटा पहले प्रोजेक्ट लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। पायलट प्रोजेक्ट जो भी सैंक्शन हुए हैं वो असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में टोटल 4800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ अप्रूव हुआ है, जिसमें 50% खर्चा मिनिस्ट्री ऑफ पावर उठाएगी और 50% स्टेट्स उठाएंगे। इसमें स्मार्ट सिटी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो आईआईटी कानपुर कैंपस कर रहा है। स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर भी बनेगा इंडिया में, जो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल कर रहा है मनेसर, हरियाणा में। जैसा मैंने बताया कि आधे फंडिंग एमओपी कर रही है, एक्सेप्ट उत्तर हरियाणा बिजली वितरण वाला, जिसमें टोटली फंड हुआ है न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनईडीओ ने पूरा इसका इन्वेस्टमेंट किया है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अभी तक हरियाणा में 2018 में एक स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट पानीपत में हो चुका है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया। उन्होंने स्काडा सिस्टम के थ्रू 10,000 स्मार्ट मीटर्स के परियोजना के तहत ये वाला बनाया था। एंड उसके रिजल्ट ये हुआ है कि जो एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हैं वो मॉनिटर हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के, और वो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो एडवांस स्टेज में हैं, जैसे चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है मैसूर में, वो एडवांस स्टेज में है। 21,000 स्मार्ट मीटर्स उसमें लगाए जा रहे हैं। देन आपका असम में पलतन बाजार में एपीडीसीएल जो वहाँ का डिस्कॉम है, वो एक 15,900 कंज्यूमर्स के साथ एक एडवांस स्टेज में स्मार्ट ग्रिड लगाने के उसमें है। तेलंगाना स्टेट भी एक पायलट प्रोजेक्ट कर रही है जीदी मिथिला इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें अराउंड 12,000 के कंज्यूमर के करीब उसमें कवर कर रहे हैं। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी इंडिया में पायलट टेस्ट बेसिस पे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको www.smartgrid.gov में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई गेस होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, एंड इफ यू लाइक इट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गिव शो योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों को आगे और क्या टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको पावर सेक्टर में जानना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू come up with those presentation, and if you like it, give me a thumbs up and share it with your friends so that it motivates me more. Thank you and Jai Hind.